हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है रीजनिंग के ऊपर। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिशा परीक्षण का टॉपिक हम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज करेंगे। तो जैसा कि दो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से, देखो, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? धुएं की डायरेक्शन इसमें बतानी है। तो ये तो है एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, तो इसको तो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो धुआं नहीं छोड़ती है। तो इसका ऑप्शन भी दे रखे हैं, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रिक ट्रेन कोई भी धुआं नहीं देती है। दूसरा प्रश्न जो है हमारा ट्रेन से रिलेटेड है। एक स्टीम इंजन ये धुआं देता है भाई। एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। हवा किस ओर बह रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? और हमारे ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यानी कि उप दिशा में धुआं जाना चाहिए अगर ऑप्शन की बात करी जाए तो। बिल्कुल सिंपल प्रश्न। देखिए, स्टीम इंजन किसकी ओर जा रहा है? दक्षिण की ओर। तो आप दक्षिण नीचे की तरफ था ना हमारा, तो हम ये लेआउट से समझ सकते हैं। तो दक्षिण नीचे की तरफ आपका इस तरह से, अगर हमारा जो दिशाओं को हम इस तरह से लेआउट करते थे, ये दक्षिण है, समझ लो इसको, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दक्षिण की ओर जा रही है तो गाड़ी इस तरफ जाएगी। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी गाड़ी जो धुआं फेंकती है, अगर हवा नहीं चल रही है तो उसका जो धुआं होगा वो हमेशा गाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसके अपोजिट दिशा में उसका धुआं जाएगा। जैसा कि आपने चलती हुई ट्रेन, किसी ने पुरानी ट्रेन जो देखी होगी, जहाँ पर डीजल इंजन चल रहे हैं आज भी, तो वो देखा भी होगा आपने। अगर हवा नहीं चल रही है तो धुआं बिल्कुल गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत दिशा में जाएगा। अगर पूर्व में जा रही है तो दक्षिण में धुआं जाएगा, पश्चिम में जा रही है तो पूर्व में धुआं जाएगा। अगर पश्चिम में गाड़ी जा रही है पूर्व में जाएगी तो पश्चिम में, तो इसका ऐसे रहेगा। लेकिन बट अगर आवाज चल रही है तो धुएं की डायरेक्शन भी वो बदल देगा। अब देखिए, इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इस चीज को कि एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन ये है, तो धुआं जाना चाहिए। अगर हवा नहीं चल रही होती तो उसका धुआं जाता ऊपर, उत्तर की दिशा में जाता उसका धुआं, उत्तर दिशा में। मगर हवा भी चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ये पश्चिम है और ये है पूर्व। तो ये हवा जो है, हवा इस दिशा में बह रही है हवा। तो ये हवा, अब धुआं जाना तो चाहिए था उत्तर में, लेकिन हवा लगने के कारण वो धुआं जो है डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। अब पूरा उत्तर में तो 90 डिग्री तो घूमेगा नहीं, धुएं को हम 90 डिग्री पे तो घुमा नहीं सकते। तो वो, लेकिन डायरेक्शन जरूर चेंज कर देगी हवा उसकी। तो डायरेक्शन चेंज करेगी ना, तो याद रखने वाली बात है, धुआं जाएगा इस तरफ, ऐसे, इस तरफ, ऐसे। दक्षिण में अगर वो जा रही है गाड़ी तो धुआं किस तरफ जाएगा? इस तरफ सीधा हवा लगेगी। ये डायरेक्शन भी मैंने गलत बनाई, ये इंजन आगे की तरफ है ना इसका, तो धुआं ऐसे जाएगा इस तरफ। और ये दिशा कौन सी है? ये है दिशा उत्तर और पूर्व के बीच का उप दिशा बनी है हमारी। तो ये दिशा बनेगी हमारी उत्तर पूर्व, तो धुआं जाएगा उत्तर पूर्व। और यदि इसी प्रश्न से हम और हमारे कंफ्यूजन दूर करें, अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही होती, हवा यदि अब तो जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही होती तो धुआं फिर चला जाता इस दिशा में, यानी कि यहाँ, ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी? कौन सी उपदिशा है ये है उत्तर पश्चिम। और तीसरी स्थिति बनती है आपकी कि अगर हवा दक्षिण से उत्तर की जा रही होती तो फिर सीधी दिशा में, उत्तर दिशा में ही हमारा जो है धुआं जाता। तो इस तरह से आप इसका लेआउट समझ सकते हो और कर सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्व, ए ऑप्शन इसका होगा। ये थे हमारे दो प्रश्न। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश, किसी व्यक्ति का नाम है प्रकाश, किसी बिंदु P से
दक्षिण दिशा में चलता है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। वह अब 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। P तथा Q के बीच सीधी दूरी क्या है? P तथा Q के बीच सीधी दूरी क्या है और Q जो है P के किस दिशा में है, तो ये बताना है आपको। अब क्योंकि इसने दिशा पूछी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं हमारा लेआउट, दिशा पूछी है तो हमें जो है हमारा दिशाओं का लेआउट लेना पड़ेगा, तो उसी को बना लीजिए। तो ये जैसे हमारा लेआउट है, ये हमारा होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, ये इस तरह से है। और इसमें कह रहा है कि किसी बिंदु P से दक्षिण की में चलता है, तो इस बिंदु P को अगर हमारा आरंभिक दिशा नहीं दे रखी है तो आप इसको ओरिजिन बीच से मानिए, P से मान लिया। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है, 40 मीटर चला, तो ये 40 मीटर उदाहरण के लिए हम ये मान लेते हैं 40 मीटर बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ने का क्या मतलब है, आप अपने आप को देखो। बाएं के बारे में हालांकि मैंने समझा रखा है कि बाएं का मतलब क्या है। बाएं का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आप अपने आप को प्लेस करिए और आपका बायां हाथ है, उस तरफ आपको मुड़ना है जो बायां हाथ है। दाएं बोले तो दाएं हाथ की तरफ मुड़ना है 90 डिग्री पर, और बायां बोले तो बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है। तो यहाँ पर उसने बोला 30 मीटर 40 मीटर वह दक्षिण में गया और बाएं मुड़ जाता है, तो दक्षिण में जाएगा। तो देखो दक्षिण में अगर मेरा फेस ऐसे है तो बाएं मुड़ेगा तो वो इस तरफ जाएगा, बाएं हाथ की तरफ। तो बायां हाथ इस व्यक्ति का, ये बंदे का फेस इस तरफ है ना, तो बायां उसका ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखेंगे तो। और बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर चला गया, तो ये दूरी कितनी है उसकी, ये 30 मीटर चला और बिंदु ये है लास्ट का Q बिंदु। तो वो कहता है P तथा Q के बीच की सीधी दूरी, मतलब ये निकालनी है तिरछी दूरी, जो ये वाली सीधी दूरी ये होगी हमारी, मतलब ये कर्ण है। अगर इनमें से एक आधार और एक लंब है तो, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, अगर ये मुड़ेगा तो 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का मान निकाल लो। तो इसके साथ साथ उसने दिशा भी पूछी है, तो कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण किसके बराबर होता है, वर्गमूल किसका, आधार का वर्ग यानी कि 40 का वर्ग और प्लस 30 के वर्ग का वर्गमूल, यानी कि 1600 प्लस में 900 और इसका वर्गमूल। और 900 और 1600 कितने होते हैं भाई, 2500 का वर्गमूल। 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 50। अब क्योंकि दूरी मीटर में थी ना, तो ये भी मीटर ही आएगा। तो सीधी दूरी Q और P के या P और Q के सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। लेकिन दिशा की बारी आए तो देखिए ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो ये यहाँ पर है। तो ये इसके ये क्या पूछा उसने, और Q P के किस दिशा में है, Q जो है मतलब ये Q इसके किस दिशा में है, P के, तो P के ये किस दिशा में है, वैसे भी आपको दिशा से पता चल रहा होगा दक्षिण पूर्व में होगा। तो उत्तर इसका बनेगा 50 मीटर, दक्षिण पूर्व ये बनेगा इसका 50 मीटर। देखो ऑप्शन है हमारे 60 मीटर दक्षिण, द और पू, द का मतलब दक्षिण, पू का मतलब पूर्व। 50 मीटर दक्षिण पश्चिम, 50 मीटर दक्षिण पूर्व, और डी है आंकड़े अधूरे हैं, तो ये तो है ही नहीं, इनमें से तीनों में से एक होगा। तो 50 मीटर हमारा दूरी है P से Q के बीच की दूरी, और Q P के किस दिशा में होगा, Q पूछ रखा Q न कि P, तो वो किस दिशा में होगा। अगर P को पूछेगा तो इसको आप आगे बढ़ाओ, ये कहाँ जाएगा, इस तरफ, तो ये यहाँ है, इसका मतलब इस दिशा में। तो इस दिशा के हिसाब इसके अगर सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो हम सेंटर नहीं कह सकते, ये तो हमने मानना था यहाँ पर, शायद वो यहाँ से चलना शुरू किया उसने। तो इसके सापेक्ष पूछेगा तो ये इसका बनेगा उत्तर पश्चिम। तो ये था इसका ऑप्शन। इसके बाद में हम ले लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मेरे हिसाब से होगा ये। अकबर है कोई उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ऑप्शन हमारे सामने ही आपके 6 मील, 5 मील, 10 मील या 8 मील दूरी निकालनी है। तो पहले सबसे पहले हम इसमें दिशा वाला मैटर तो है नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग विदाउट लेआउट भी इसको कर सकते हो आई थिंक। देखिए अकबर उत्तर की ओर, तो उत्तर तो ऊपर की ओर होता है, उत्तर दिशा में 4 मील चला,
मतलब वो अगर यहाँ से चला, उसने यहाँ से चलना शुरू किया और उत्तर की तरफ वो ऐसे गया, तो मान लिया ये 4 मील दूरी है, 4 मील उत्तर में गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। तो ऐसे अगर ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका बायां इस तरफ आएगा, 90 डिग्री ऐसे घूमेगा वो। तो बाएं मुड़कर 6 मील चला वो, ये 6 मील मान लिया यहाँ पहुंच गया, ये 6 मील दूरी है, 6 मील, ये 4 मील थी, ये 6 मील होगी। फिर वह दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ेगा, अब देखिए आप अपने आप को प्लेस करिए कि अगर वो ऐसे जा रहा है और वो दाएं बोलेगा तो हमारा सीधा हाथ, तो सीधा हाथ मतलब ऊपर की तरफ फिर जाएगा। तो फिर 6 मील चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील, तो ये ऊपर की तरफ फिर जाएगा, ये जगह नहीं बची है, कोई बात नहीं, ये 4 मील हो जाएगा, यहाँ यहाँ पहुंच गया वो, 4 मील चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, देखो ये आपको जो डायग्राम है समझ में आया होगा कि अगर देखो, अगर आप इसको इस हिसाब से माने तो ये आपका पूरब है और इसके हिसाब से ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर ऊपर हुआ ना, ये उत्तर हुआ और नीचे की तरफ जाएगा तो फिर वो दक्षिण होता। तो मैंने वैसे ही बना दिया, जरूरत भी नहीं है इसकी। तो मान लिया वो यहाँ ओरिजिन से यानी कि जो सेंटर से चलना शुरू किया उसने, उत्तर की तरफ 4 मील गया, वहां से वो बाएं घूम करके 6 मील चला, बाएं मुड़कर 6 मील चला, तो वो यहाँ पहुंच जाता है। नाम भी रखना चाहो तो रख सकते हो आप। तो 6 मील चला, यहाँ से फिर वो दाएं घूम जाता है, फिर वह दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा 4 मील। वो ये कहता है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु इसका ये था, आप इसको ओ मान सकते हो, बाकी को ए बी सी डी कुछ मानना चाहो तो मान सकते हो। तो मैं जैसे इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो वो कहता है कि ये सीधी दूरी ये बनेगी इसकी, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये सीधी दूरी आपको ये ज्ञात करनी है। जैसा कि मैं ये मार्कर से बोल्ड बना रहा हूँ इसको, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। और ये आपको इस फिगर से पता भी चल रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज के एंगल से ही बन पाएगी। तो देखो वैसे तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसका, अगर हमारे पास ये नीचे वाली हम समकोण त्रिभुज बना दें, इसको आगे ये जैसे पश्चिम तक गई हुई है, इसको इसके साथ मिला दें हम, तो एक ये समकोण ये बन जाता है डी। तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन जाती है सी डी ओ या ओ सी डी। ये समकोण त्रिभुज है आपकी ओ सी डी। ओ सी डी क्या है, ये है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इसके ऊपर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको अब निकालना क्या है, आपको ये कर्ण की लंबाई निकालनी है, तभी तो इस आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी जो है निकालनी है। तो आपको ये कर्ण निकालना है, तो आपका आधार ये मान के चलते हैं हम, इसको लंब मान लेते हैं, तो ये लंबाई होनी चाहिए और इसकी ये लंबाई होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा था कि ये ए से यहाँ पर जब ये बाएं मुड़ता है ना, तो ये दूरी इसने 6 मील दूरी तय करी। तो क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला देखो ए बी डी और ओ, ये एक आयत है। तो आयत के अकॉर्डिंग आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भुजा 4 है ना, तो ये वाली भुजा यहां तक की 4 बनेगी, ये 4 बनेगी, 4 मील। और उसी के अकॉर्डिंग है ये वाली भुजा इस नीचे वाली के बराबर है, तो ये क्योंकि आयत है ना, तो ये 6 है, तो ये भी 6 मील होगा, ये भी 6 मील हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हमें सी और ओ सी निकालना है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये ओ सी की डिस्टेंस निकालनी कितनी है। तो ओ सी की डिस्टेंस निकालोगे तो आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग क्या वर्गमूल निकालना पड़ेगा ओ सी, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी। ये वाली सी डी और ओ ये आपकी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये लंबाई का पता हो और ये लंबाई का पता हो, ये तो पता चल गया। अब बारी आती इस लंबाई की। अब जैसा कि आपने देखा ये 4 मील है और ये कितना है, ऊपर वाला भी 4 मील। तो ये टोटल जो डिस्टेंस बनेगी ना, ये यानी कि आपका ओ सी निकालेंगे तो ये बनेगा सी डी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर, ये बनेगा और इसका वर्गमूल आएगा ये। तो सी डी किसके बराबर होगा, सी और डी किसके बराबर होगा, बी सी प्लस बी डी। तो बी सी कितना है 4, नीचे वाला भी 4 है, इसके अकॉर्डिंग ये 4 और ये 4 कितने हो जाते हैं 8, इसका स्क्वायर और प्लस में ओडी। ओडी किसके बराबर है 6 के बराबर, तो इसका 6 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, तो 64 प्लस का 36 का वर्गमूल यानी कि 100 का वर्गमूल यानी कि 10। और क्योंकि सारी दूरियां मील में थी ना, तो ये भी मील में ही आएगा, तो इसका ऑप्शन बनता है सी, यानी कि ये बनेगा इसका 10 मील। तो ये था, आप इसको कर सकते हो। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न मैं बोर्ड पे उतार देता हूं। तो ये दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न, मैं एक नदी के किनारे
पीठ करके खड़ा हूँ, मतलब पीठ कर रखी है नदी की तरफ। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है? आप लेआउट अगर बनाना चाहो तो नदी किस ओर बह रही है, देखो पानी में बह रहा है। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये अगर हम इस तरह से बनाएं हमारा, तो ये हमारा पूरब होगा और ये होगा हमारा पश्चिम। ये उत्तर ऊपर की तरफ और दक्षिण होगा नीचे की तरफ। कहता है कि जो नदी है उसका पानी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब नदी जो है ना, नदी ये इस तरफ, जैसे इस तरह इस दिशा में जो है बह रही है, इस दिशा में। ये मैं ये तीर का निशान लगा देता हूँ। इस तरफ नदी जो है वो बह रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में नदी बह रही है। व्यक्ति जो है या यानी कि मैं हूँ, एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो नदी, तो मेरा मुंह किस ओर है? तो देखो सोचने वाली बात है कि मैंने नदी की तरफ पीठ कर रखी है और नदी का पानी पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ये बह रहा है दाईं तरफ, और मेरा जो बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर बह रहा है। दाईं ओर से मेरी बाईं ओर से दाईं ओर, मतलब जिस तरफ पदार्थ किस तरफ जाएगा, पदार्थ पानी की दिशा में ही जाएगा। तो पानी बाईं से दाईं ओर ही बह रहा है, तो उसी दिशा में ही वो पदार्थ जो है बहना चाहिए। स्वतंत्र रूप से बह रहा है मेरी बाईं ओर से दाईं ओर। इसका मतलब उसका फेस किधर है? उसका फेस किधर है? उत्तर की दिशा में है, यानी कि उसने पीठ करके खड़ा हुआ है। तो मेरा, अगर मैं उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा हूँगा, पानी ऐसे बह रहा होगा, तो पदार्थ भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। पदार्थ जो होगा वो सेम ही डायरेक्शन में बह रहा होगा, वो भी बाईं से, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, मतलब पानी की दिशा में जाएगा भाई। नेचुरल सी बात है। ये बात वो नहीं लिखता तो भी हम बता देते कि मेरा जो फेस किस तरफ है। तो क्योंकि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और मेरा जो जो पदार्थ है वो मेरे बाईं से दाईं जा रहा है, इसका मतलब मेरा फेस किस तरफ हुआ? उत्तर की तरफ हुआ। यही उसने पूछ रखा था कि मेरा मुंह किस ओर है, तो इसका आंसर आएगा उत्तर। आई थिंक ये लेआउट से समझ में आ गया होगा आपके। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँगा और मेरे पीछे से पानी बहेगा, तो ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ है। तो यहाँ से पीठ से पीछे से पानी बहेगा तो मेरे बाएं से दाएं बहा वो माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरा फेस किस तरफ होना चाहिए? उत्तर की तरफ। और यदि अगर मेरा फेस दक्षिण में होता तो पानी इसकी, फिर जो पदार्थ है वो उसका उल्टा हो जाता, दायां हाथ उस तरफ चला जाता ना, फिर वो दाईं से बाईं ओर कहते हैं अगर उसका फेस दक्षिण में होता तो ये था दोस्तों हमारा आज का एक वीडियो, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।